नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 16 की, जिसके अंतर्गत आपको जानने के लिए मिलेगा तैमूर लंग के बारे में, अर्थात तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण। अब देखिए, बिल्कुल लिंक टॉपिक है, चूँकि हम लोग देख रहे थे तुगलक वंश को, और उसी तुगलक वंश का जो अंतिम जो शासक होगा नसरुद्दीन मोहम्मद के समय ही तैमूर लंग का आक्रमण होगा। तो इसी के दरमियान हम लोग तैमूर लंग को भी देख ले रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी जान लेंगे कि किस प्रकार से अंतिम जो तुगलक वंश का पूरी तरीके से पतन हो जाएगा, और वहीं पे एक खिज्र खां के व्यक्ति जो होगा पूरी तरीके से उसके द्वारा वहाँ पे दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना की जाएगी। तैमूर लंग के बारे में अगर कुछ और बातों को देखा जाए तो दुनिया के सबसे क्रूरतम शासकों में से एक इसको माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि यह दूसरा चंगेज खान बनना चाहता था। तो इसी से इसकी क्रूरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देख पा रहे हैं, माना गया है कि लगभग इसने 2 करोड़ लोगों की हत्या की है। हालांकि ये सही प्रतीत नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्री हो गया, अलग अलग रिसोर्स हो गया, उसमें ऐसी बातों को इंडिकेट यहाँ पे ज़रूर किया जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण किस प्रकार से हुआ। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप करें, पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। इसी तुगलक वंश में चूँकि आज हम लोग देखेंगे इस नसरुद्दीन महमूद को, चूँकि पिछले क्लास मैंने आपको फिरोज शाह तुगलक को बताया हुआ था। अब देखिए, इस फिरोज शाह तुगलक के बाद से लगभग अगर यहाँ पे नसरुद्दीन मोहम्मद के बीच देखेंगे तो बहुत वैसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता है, और एग्जाम में यहाँ से कोई आज तक प्रश्न बन के नहीं आता है। इसी वजह से जो ये एरिया है बीच का छोड़ दिया जाता है, और वैसे शासकों के द्वारा कोई कार्य भी उतना इम्पोर्टेंट कोई कार्य के हो गया, कोई प्रशासनिक प्रक्रिया हो गया, कोई साम्राज्य विस्तार हो गया, मैंने कुल मिलाकर मैं बात करता हूँ चेंज की, वैसा कोई परिवर्तन यहाँ पे देखने के लिए हमें नहीं मिलेगा। तो अब यही है, इसी से आपको लिंक करना है इस नसरुद्दीन मोहम्मद से, क्योंकि टाइम पीरियड है इसका देख पा रहे हैं 1395 से लेके 1412 ईस्वी तक। अब चलिए हम लोग बात करते हैं तैमूर का शासनकाल। 1369 से लेकर 1405 ईस्वी के बीच है यहाँ पे, और ये जो देखिए पूरा हम लोग इसका उदय स्रोत सब देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्रोत की बात करें तो इसकी जो आत्मकथा है, तुजुके तैमूरी इसकी आत्मकथा है। इसमें खुद इसने वर्णन किया है कि हमको पैगंबर ने, अल्लाह ने इसीलिए नियुक्त किया है ताकि हम काफिरों को मार सके। काफिर वैसे लोगों को बोला गया जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते हैं, तो जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते सबको काफिर ही बोला जाता है। तो इसमें इसने ठीक है अपनी इस बुक में चर्चा भी किया हुआ है, और देखेंगे जब ये कश्मीर का अभियान कर रहा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या करेगा। इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्रों में मतलब इतने लोगों का जब गर्दन काटेगा, तो उस बात को इसने बाकायदा बताया हुआ है। इसके अलावा शम्स ए सिराज, ये जब तैमूर लंग जब दिल्ली पे आक्रमण करेगा तो शम्स ए सिराज दिल्ली में ही होता है। आंखों देखा, ध्यान रखिएगा, आंखों देखा वर्णन ये अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में करते हुए नजर आएगा। कुल मिला के 2 स्रोत है इस तैमूर लंग को जानने का। अब देखिए, जन्म जो हुआ है इसका 1336 के आसपास उज्बेकिस्तान का जो ट्रांसोक्सिनिया का जो क्षेत्र है, जो अमूर दरिया और सिर दरिया के बीच का जो क्षेत्र माना जाता है, वहीं अरल सी वगैरह आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। तो उज्बेकिस्तान के कैस या कैच स्थान पर, और उस स्थान को वर्तमान में देखिए शहर ए सब्ज के नाम से इसको जाना जाता है। वास्तविक जो नाम था इसका सुजाउद्दीन तैमूर, ध्यान रखिएगा सुजाउद्दीन तैमूर, और अन्य अगर नाम देखा जाए तो तिमूर हो जाएगा, तैमूर लंग हो जाएगा, टेमरलेन हो जाएगा, अमीर तैमूर हो जाएगा। कुल मिला के देखिए तैमूर लंग अर्थात एक बहुत नाटा कद का व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति, इसीलिए इसको तैमूर लंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। पिता का नाम है यहाँ पे तुरगाई बरलसा है, यहाँ पे छोटी सी जागीर का ये मालिक हुआ करता था इसका पिता। और देखिए माता है इसकी तकीना खातून, और इसकी जो पत्नी है सराय मुल्क खानुम। तो देखिए ये लोग कोई अलग से नहीं आया हुआ है, अगर इनका ओरिजिन अगर देखा जाए तो उस समय देखिए जो मंगोल जो इन्वेजन हुआ था, मंगोल आक्रमणोकारी को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक तुर्की के रूप में ये लोग जब हुआ, तो आगे चल के मंगोलों ने जब मुस्लिम धर्म को अपना लिया, तो वहाँ पे जो रहने वाले जो लोग थे, उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे, ये सब भी पूरा का पूरा सब ठीक है मुस्लिम बन गया, और ये लोग सुन्नी मुस्लिम ठीक है बन के सब सामने आएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कट्टर तुर्क सुन्नी मुसलमान के रूप में ये मौजूद है, और
गुरकानी राजवंश से अपना संबंध रखता है। इसी गुरकानी राजवंश को वर्तमान में तैमूरी राजवंश के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि 1369-70 में इसकी पिता की जब मृत्यु हो गई तो उस छोटे से क्षेत्र का यहाँ पे शासक बनेगा और ये कामना करेगा कि चंगेज खान की तरह विश्व विजय की कामना करेगा और ऑलरेडी मंगोलों के सेनापति के रूप में कार्य कर रहा होता है। लेकिन वही है कि देखिए समरकंद के जो मंगोल जो शासक था, समरकंद वहीं जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, वहीं पे जो मंगोल शासक उस समय चूँकि जब इसका उदय होगा तो 14वीं शताब्दी के लास्ट तक आपको पता होना चाहिए कि मंगोलों का जो शक्ति यहाँ पे काफ़ी क्षीण हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। उसी का ये फ़ायदा उठाएगा, अवसर उठाएगा और वहाँ का जब शासक मर जाएगा तो उस समरकंद की गद्दी पर खुद एक कंट्रोल कर लेगा। देखिए वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में इसको बिल्कुल एज ए हीरो की तरह ट्रीट किया गया है। ये उसकी प्रतिमा को ठीक है बनाया गया है वर्तमान में उज़्बेकिस्तान का, ठीक है, ये इमेज है, देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ठीक है बनाया गया है। अब यही आपको समझना है कि उस देश के लिए, खासकर अगर उज़्बेकिस्तान की बात करें तो वहाँ के लोगों के लिए तैमूरलंग एक विश्व विजेता के रूप में, एक सिकंदर के रूप में जाना जाता होगा। लेकिन अगर इसकी कृतियों की बात करें, कर्मों की बात करें तो देखिए बहुत ही अधिक, खासकर अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत के इतिहास में एक ठीक है अब मिटने वाला इसने छाप छोड़ दिया है। अब यही है ना कि देखिए यही आपको समझना है कि जिस देश का वासी है, अगर अलग क्षेत्रों पे उसने ठीक है साम्राज्य विस्तार किया है तो बिल्कुल उसको एक ठीक है एक अलग रूप में उसको पूरी तरीके से सुशोभित किया जाता है, उसको अलग अलग ठीक है उसके नामों से यहाँ पे जानने का प्रयास किया जाता है। कुल मिला के भाव यही है, जिस देश का व्यक्ति है हर तरह से उसको ठीक है बड़ाई करने का प्रयास करते हैं और जहाँ पे उसके द्वारा शोषण किया गया है, लूटा गया है, मारा गया है, काटा गया है, तो फिर उसको तो बिल्कुल एक आक्रमणकारी के रूप में ही यहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन अगर वहीं हम लोग हिटलर की बात करें तो देखिए अगर हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वार अगर जीत गया होता तो खासकर वर्तमान में जर्मनी के लोग भी उसको बहुत मानते। लेकिन चूंकि हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वार में हार गया तो वर्तमान में जर्मनी के लोग भी यहाँ पे ठीक है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इतिहास हमेशा ठीक है जीतने वालों के द्वारा लिखा जाता है, जीतने वालों को लिखा जाता है हमेशा, ठीक है, ये परंपरा चलते रहती है। अब देखिए क्या हो रहा है कि अब इसके बाद से इसका विजय अभियान शुरू हो जाएगा। चूँकि विश्व विजेता तो बनना ही चाहता था बिल्कुल चंगेज खान की तरह। अब यहीं से आप देखेंगे तो यहीं इसका एम्पायर है, देख पा रहे हैं अपने, ठीक है, लगभग मध्य एशिया हो जाएगा, पश्चिम एशिया हो जाएगा। इधर देखेंगे तो तुर्की तक के, इधर अनातोलिया का जो पठार है यहाँ से लेके देखेंगे ये हो जाएगा ब्लैक सी, ये हो जाएगा कैस्पियन सी, ये हो जाएगा अरल सी, ठीक है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़े एरिया पे इसने अपना साम्राज्य विस्तार को ठीक है बढ़ावा देने का प्रयास किया। कट्टर मंगोल सेनापति के रूप में इसको जाना जाता है और एक कुशल राजनीतिक के रूप में भी जाना जाता है। अब इसने क्या किया नहीं किया डजंट मैटर, क्योंकि इसने बड़े अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो उसमें इसकी कुशलता, इसकी राजनीतिक जो चपलता है आपको देखने के लिए मिलेगी। एशिया के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा किया। माना जाता है कि 1380 से लेकर 87 के बीच, चूँकि इन्हीं समरकंद के इलाकों पे, ये जो मध्य एशिया के इलाकों से निकला हुआ व्यक्ति था, आगे चल के खुरासान अभियान करेगा, सिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, फारस हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा और कुर्दिस्तान हो जाएगा, ठीक है। सब इन्हीं एरिया में रहने वाला, मतलब इन्हीं क्षेत्रों में, ठीक है, अलग अलग जो नाम है, ठीक है, ये सारे नामों से इसको यहाँ पे ठीक है मतलब जो साम्राज्य विस्तार हुआ यहाँ पे करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। कुल मिलाकर 1380 से लेकर यहाँ पे 87 के बीच यहाँ पे ये हाल है। 1393 तक बगदाद को मुद्दे को लेके, चूँकि वर्तमान में यही है बगदाद, ये वाला इलाका में आपको मिल जाएगा बिल्कुल पश्चिम एशिया में, इस मुद्दे को लेके माना जाता है कि मेसोपोटामिया पे भी इसने अपना अधिकार कर लिया। ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया के क्षेत्रों पे भी अपना अधिकार कर लिया, अर्थात इधर मिस्र के क्षेत्रों की तरफ भी इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया हुआ था। और उसके बाद से अब यही था कि अब इन सारे क्षेत्रों में अगर साम्राज्य विस्तार कर रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा तेल के अलावा, चूँकि उस समय तेल का भी कोई काम नहीं था। अब एक बहुत बड़े उसको उपजाऊ भूमि की तलाश थी, अर्थात भारत पे यहाँ पे आक्रमण करने के लिए उसका मनोबल बढ़ेगा। अब यहीं से अब शुरू हो जाएगा भारत पर आक्रमण करने का निश्चय लिया। होता है ना कि बार बार अपना साम्राज्य विस्तार करना है, क्योंकि आपको समझना है कि इन सारे ही क्षेत्रों से जब अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है तो इसकी सीमा बिल्कुल अब देखिए उत्तर पश्चिम तक यहाँ पे आके मिलनी यहाँ पे शुरू हो गई। अब बात करते हैं हम लोग भारत के आक्रमण करने का निश्चय यहाँ पे करेगा। खूंखार शासक था, इसकी प्रक्रिया थी जहाँ जाओ लूट मार करो।
अग्निकांड मतलब वहाँ पे ठीक है, अगर कुछ नहीं ले जा सके तो उन सारी ही चीज़ों को जला दो, कत्लेआम करना शुरू करो। खुद देखिएगा कि बोलेगा कि हमारे सैनिकों के तलवार जो थी पूरी तरीके से खून से नहा जाती थी, उन काफिरों को गर्दन काटते काटते। तो कुछ इस टाइप का भाव है। अब इसकी क्रूरता को इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारत पर आक्रमण के कारण ऐसे ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जो इसको मोटिवेट किया आक्रमण करने के लिए, अर्थात भारत में। पहला है मूर्ति पूजा में मूर्ति की पूजकों को विध्वंस करना था, इस्लाम का प्रचार करना। ऐसा माना जाता है कि बहुत अधिक ठोस कारण नहीं था, क्योंकि इस भाव से, इस्लाम के प्रचार को करने के भाव से जब इसने अपने सरदारों से बात की, अमीरों से बात की, तो उन लोगों ने डिनाई कर दिया कि नहीं भाई, इस मुद्दे को लेकर तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब बाद में उसने मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजकों को तोड़ने की बात किया, अर्थात अब समझना है कि भारत के मंदिरों के यहाँ पे बात करना है, क्योंकि मंदिरों में अथाह संपत्ति यहाँ पे रखा गया है। चाहे हम लोग बात करें, ठीक है, महमूद गजनवी की, गोरी की बात करें, सबने मंदिरों को देखिए लूट लूट के यहाँ पे ले गया। तो इससे वो सब मोटिवेट होगा, अर्थात भारत की संपत्ति को लूटना मेन टारगेट यहीं यहाँ पे बनाया गया था। भारत के स्वर्ण से काफ़ी लोगों ने आकृष्ट था, चूँकि भारत का व्यापार अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से टॉप लेवल का होता था। बहुत सारी जो विदेशी जो मुद्राएं थी सोना चांदी के रूप में, भारत में अथाह संपत्ति, अथाह भंडार यहाँ पे भरा हुआ था। लूटपाट एवं विश्व को अपनी शक्ति से रौंदना भी चाहता था, और भारत की अस्थिर जो राजनीतिक जो ठीक है अस्थिरता थी, खासकर दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का जो अंतिम जो शासक था महमूद शाह जो था, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद था, उसके समय इसको लगा कि भाई उसको हराना बहुत अधिक ठीक है डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं होगी, आसानी से उसको पराजित किया जा सकता है। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रहा है। यही जो इलाका है देखिए, यहीं ये समरकंद वाला इलाका है, यहीं से आएगा इधर, ठीक है, बलूचिस्तान के तरफ, ठीक है, बलूच है यहाँ पे। उसके बाद काबुल हो जाएगा, उसके बाद मुल्तान हो जाएगा, बल्च है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, समरकंद की तरफ है, बल्च का एरिया है। उसके बाद काबुल हो जाएगा, मुल्तान हो जाएगा। उसके बाद मुल्तान से देखिए यहाँ पे दिल्ली के क्षेत्रों की तरफ आएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग ये 5-5 नदियों वाले क्षेत्रों के लांग कर ही ये भारत में आएगा। तत्कालीन कारणों की अगर हम लोग बात करें तो 1398 में माना जाता है कि तैमूर का जो पोता था पीर मुहम्मद ने भारत पर आक्रमण किया, और यहाँ पे भारत का एक आप कह सकते हैं कि सूबेदार हुआ करता था, उसको इसने पराजित कर दिया। जैसे पता चला इस बात को तैमूर को कि भाई मेरा नाती ने पराजित कर दिया भारतीय क्षेत्रों में रहने वाले सूबेदार को, शासकों को, तब उससे वो मोटिवेटेड यहाँ पे होगा और उसने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। तो उसका नाती ही ध्यान रखिएगा, जो ठीक है पीर जो मोहम्मद है, देखिए मुल्तान तक तो खुद उसका नाती ही आ गया। फिर दूसरा कारण है यहाँ पे तत्कालिक कारणों में महमूद शाह तुगलक। महमूद शाह तुगलक का देखिए ना, इसका जो सूबेदार हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है खिज्र खां। यही है खिज्र खां, क्योंकि बहुत देखा जाए महमूद शाह तुगलक के पहले तो बहुत सारा जो सत्ता परिवर्तन तेजी से तुगलक वंश में हो रहा था, कोई लंबा शासक यहाँ पे नहीं रह पा रहा था। तो अब यही है ना कि अब सूबेदार है, इसको समझ में आ रहा है कि भाई इसकी अस्थिरता का हम लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल। और ऐसा माना जाता है किसी खिज्र खान ने सत्ता परिवर्तन का लोभ यहाँ पे लाते हुए, जगाते हुए अपने अंदर, इसको लगा कि हमने कोई बाहरी शक्तियों का यहाँ पे सहारा लेना चाहिए, और इतनी बड़ी एक गलती कर बैठा। जनवरी 1398 में तैमूर को आक्रमण के लिए खुद आमंत्रित करेगा। ये बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि तैमूर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करेगा। ठीक वैसे ही जैसे याद होगा आपको कि जयचंद के द्वारा, जैसे जयचंद में जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, खासकर पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मनों में से एक जयचंद ने, कि कैसे गोरी को उसने आक्रमण किया। अब कितनी सच्चाई है, इतिहास में अलग अलग बातें हैं उसके लिए, पक्ष विपक्ष। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर कोई विदेशी शक्ति को, अगर कोई भारत मुल्क में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर बुला रहा है तो वह एकदम वो व्यक्ति आएगा ही आएगा, क्योंकि वो भारत की राजनीतिक स्थिरता से, भारत की संपन्नता से वो एकदम वाकिफ ही होगा। देखिए अप्रैल में यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से तैमूर स्वयं एक भारी सेना लेके चल पड़ा इस समरकंद से। अब अप्रैल आते देखिए, तो उसके बाद मई, जून आते भारत में मानसूनी वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है, माने मानसून वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त में भारी वर्षा होगी। इन नदियों में बहुत अधिक पानी आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूरी हिमालय नदियाँ हैं, और ठीक है बरसात के दिनों में इसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा। और देखिए अप्रैल में आया और सितंबर में फिर से सिंधु हो गया, झेलम हो गया, रावी नदी को पार करेगा, क्योंकि इस समय जल स्तर नदियों की थोड़ी बहुत यहाँ पे कम हो जाती है।
पार कैसे करेगा? तो नावों का पूरी तरीके से पुल बना लेगा। इतना देखिए ये भी एक साहस है बहुत बड़ा कि नावों को पुल बना के इतनी बड़ी-बड़ी नदियों को पार कर जाना, वो भी एक बार नहीं। देखिए सिंधु, झेलम, रावी को पार करना इतना आसान नहीं था, फिर भी इसने किया। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 आएगा तुलंबा हत्याकांड। बिल्कुल क्रम से हम लोग चलेंगे कि जैसे वो मुल्तान से धीरे-धीरे वो निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर 1 आएगा तुलंबा हत्याकांड। नौकाओं का पुल बनाकर माना जाता है कि 21 सितंबर 1398 को इस सिंध नदी को पार कर लिया और वहाँ का जो स्थानीय जो शासक था शहाबुद्दीन मुबारक शाह को इसने पराजित किया। अब इसको पराजित करने के बाद देखिए झेलम नदी को पार किया और उसी के तट पे जस्ट देखेंगे तो तुलंबा शहर था। वहाँ पे गया और तुलंबा शहर पे गया तो माना जाता है कि वहाँ के लोगों ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, जो भी वहाँ का छोटा मोटा शासक था। लेकिन ये सब मानने वाला नहीं था। यही सबसे बड़ी कमी है कि सरेंडर करने के बाद भी ये सब मारना काटना शुरू कर देता रहता था। ठीक है, लूटपाट ये सब आम बात था उस समय का, लोगों की निर्दोष लोगों की हत्याएं करना। इसीलिए तुलंबा शहर को ठीक है बहुत अधिक यहाँ पे नुकसान पहुँचाया गया और जो बच जाता था ये सब लेके नहीं जा पाता था, उन सारे चीज़ों पर आग लगा देता था। यहीं पे देखेंगे तो जसरत खोखरों के सैनिकों ने प्रतिरोध किया इस सब का, लेकिन सब के सब यहाँ पे मारे दिया गया। यही है कि देखिए जब ये तैमूर लंग जब आएगा तो ये नहीं जानेगा कि किसी का रिलीजन क्या है। भारत में रहने वाले खुद मुस्लिमों को भी देखेंगे कि पहली बार भारत में मुस्लिमों महिलाओं का भी जौहर का यहाँ पे साक्ष्य मिलते हुए दिखाई देगा। कई इतिहासकार इसकी पुष्टि भी करते हैं। शाहनवाज नामक ठीक है कस्बे को इसने अनाज मैंने पूरी तरीके से ठीक है अनाज में पूरी तरीके से जला दिया, अनाज को इसने जला दिया। क्यों? क्योंकि अनाजों की बड़ी मात्रा देखिए वहीं पंजाब ठीक है का एरिया है, उन सारे क्षेत्रों को ठीक है ले जा नहीं जा सकता था, अनाजों को ले जा नहीं सकता था जहाँ पे प्रोडक्शन रेट काफ़ी शुरुआत से यहाँ पे हाई हुआ करती थी, तो इसने अनाजों को जला दिया। अब जो ले जाओ, जलाने का क्या मतलब है यहाँ पे? यही सबसे बड़ी समस्या है इस तैमूर लंग का। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके अलावा पाक, पाटन, दीपालपुर और भटनेर की यहाँ पे लूट हो जाएगा। अब वहाँ पे तुलुम्बा से जब चलेगा तो देखिए अक्टूबर तक आते आते तैमूर का पौत्र पीर मोहम्मद भी इसके साथ शामिल हो जाएगा कि चलो भाई मेरे दादा आए हैं, हमको भी लूट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। शुरू हो जाएगा। ब्यास नदी को ये लोग पार करेगा और ब्यास नदी को पार करने के बाद देखिए पाक हो गया, पाटन, दीपालपुर, वहाँ पे तो इतनी बड़ी मात्रा में लूट किया गया, नरसंहार किया गया। ठीक है, बस आपको फील करना है, मूवी वगैरह में देखते हैं किसी सीन को याद कर लीजिए, कुछ उसी टाइप का या फिर उससे भी अधिक जो बर्बरता दिखाया इस तैमूर लंग ने दिखाया। लोगों ने भाग कर देखिए पंजाब से जस्ट नीचे अगर देखेंगे राजस्थान के इलाकों में तो वहीं पे भटनेर किलों में शरण लिया। वहाँ तक तैमूर लंग ने उन निहत्थे लोगों को खदेड़ना शुरू किया। भटनेर गया, वहाँ का देखिए कुछ राजपूत शासक था जैसे कि दुलचांद का शासन था, उसने ठीक है युद्ध किया, माना जाता है कि आत्मसमर्पण भी कर दिया और भटनेर किले में खूब लूटपाट यहाँ पे किया गया। अर्थात यहीं पे बोलेगा तैमूर लंग कि भाई हमारे सैनिकों के द्वारा काफिरों का पूरी तरीके से जो तलवार थी खून में नहा गई, इतनी बड़ी संख्या में मारा गया। 1 घंटे के अंदर बोलता है कि महज 1 घंटे के अंदर 10,000 राजपूतों की यहाँ पे हत्या कर दी गई। तो कुछ इस टाइप की बातें हैं, उसकी क्रूरता को मैं इंडिकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब है देखिए दिल्ली में आक्रमण एवं 1 लाख हिंदू कत्ल भी हुआ। अब चूंकि अब आ ही गया है, पंजाब तक आ गया है, ठीक नीचे राजस्थान तक आ गया है, तो वहाँ से देखिए हरियाणा के बाद तो दिल्ली ही है। दिसंबर 1398 में तैमूर दिल्ली के निकट पहुँच गया। अब पानीपत होते हुए वहीं ठीक है वर्तमान में हरियाणा का जो क्षेत्र है, लगभग 11 दिसंबर को, मैं आपको एक फील कराने के लिए मैंने टाइम पीरियड को जान के रखा हुआ है, याद नहीं करना है कि देखिए कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहा है। घोड़े से आना है, ठीक है, कोई एक दिन में तो नहीं आ जाएगा। 11 दिसंबर को यमुना नदी को इसने पार कर लिया और यहाँ पे जहाँपनाह नामक महल पे, ध्यान रखिएगा, जहाँपनाह नामक महल पे उसने विश्राम किया। अब जैसे ही पता चलेगा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को कि भाई हमारे बगल में इतना बड़ा दुश्मन आ गया है, तो सोचिए कोई भी व्यक्ति रह पाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि सबसे जो पहला जो अटैक किया गया नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा किया गया, चूँकि नसरुद्दीन मोहम्मद के उस समय हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। इसको भी था कि चलो भाई तैमूर लंग को निपटा ही देते हैं और इसमें उसका पूरा सपोर्ट किया। ठीक है, इसका जो वजीर था मल्लू इकबाल, ध्यान रखिएगा, मल्लू इकबाल के साथ मिलकर तैमूर को रोकने का प्रयास किया गया। बहुत घमासान युद्ध भी हुआ इसमें
और बेचारा इसमें उसकी पराजय हो गई। अब यही था, पराजय होने के बाद देखिए मुस्लिम शासकों में एक बहुत बड़ा, आपको आप इसको ठीक है चापलूसी कह सकते हैं, चालाकी कह सकते हैं, ठीक है। ये लोग तुरंत भाग जाता था। देखिए गुजरात भाग गया, एक गुजरात भाग गया और दूसरा यहाँ पे जो मल्लू इकबाल जो इसका वजीर जो हुआ था, ये बुलंदशहर में आके भाग गया है, छुप गया। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में इतने बड़े क्षेत्र में अब कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उस तैमूर लंग को रोक पाए। अर्थात 18 दिसंबर 1398 को तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया। आम लोगों के साथ माना जाता है कि कोई भी देखिए जब होता है ना किसी गांव में, शहर में, जब अनजान लोग दिखते हैं तो उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। माना जाता है कि आम लोगों के साथ विवाद हुआ, उसके बाद तैमूर लंग ने खुली छूट दे दी पूरी तरीके से, ठीक है। दिल्ली पे लूटपाट का यहाँ पे कत्लेआम का आदेश दे दिया गया, संख्य बच्चे, महिलाओं और पुरुषों का कत्लेआम किया गया। और इसी संदर्भ में तैमूर लंग को यहाँ पे वहशी भी बोला जाता है, क्योंकि उसने ठीक है औरतों को भी यहाँ पे नहीं छोड़ा, बंदी बना के उठा के ले गया। तो बहुत सारी जो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वर्तमान में जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली को आइए देखिए, फील कीजिए कि यहाँ पे कितना जो यहाँ की जो इतिहास है कितनी पुरानी है। एक से एक जो घटनाएं हुई है, खराब से खराब जो घटनाएं हुई है, सारी वो दिल्ली में ही हुई है। खासकर अगर हम लोग उस समय की बात करें जब मुस्लिमों का यहाँ पे आक्रमण हुआ करता था। इतिहासकार शम्स सिराज ने अपनी आंखों देखा, यही इसने वर्णन किया, चूँकि ये उस समय यही था। इसने अपने ग्रंथ में तारीख फिरोज शाही, याद रखिएगा, जिसे एक सिर्फ स्रोत के रूप में मैंने शुरुआत में बताया हुआ था, तारीख फिरोज शाही में इसका वर्णन किया है। तैमूर ने खिज्र खां को देखिए पंजाब, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार भी बनाया। और ऐसा माना गया है कि तैमूर लंग भारत में आया तो अपनी साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत नहीं आया, बल्कि वो लूटपाट के दृष्टिकोण से आया हुआ था। तो वो बुलाया था खिज्र खान ने ही, ध्यान रखिए, खिज्र खान वही जो सूबेदार हुआ करता था पंजाब का। देखिए नसरुद्दीन मोहम्मद का सरदार था, तुगलक वंश का सरदार था, लेकिन ये क्या किया, तो बदले में तो इसको कुछ मिलेगा ही मिलेगा। खिज्र खां को पंजाब, सुल्तान और दीपालपुर का सरदार बनाया गया। देखिए जनवरी 1399 में माना जाता है कि अब ये यही नहीं रुकेगा, ठीक है, मेरठ की तरफ जाएगा, दिल्ली से थोड़ा सा अंदर के क्षेत्रों की तरफ जाएगा, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ठीक है उस समय जम्मू कश्मीर का एक शहर हुआ करता था कटोर नामी दुर्ग पर इसने आक्रमण भी किया और वहाँ से फिर लूटते हुए ये वापस समरकंद वहाँ पे चला गया। चूँकि देखिए कांगड़ा, जम्मू कश्मीर, मेरठ, हरिद्वार, ये एरिया को देख के आपको समझना चाहिए कि पूरा का पूरा ये धार्मिक दृष्टिकोण से आज भी इतना इम्पोर्टेंट है। एंशिएंट एरा से ही देखेंगे तो इन सारे क्षेत्रों में खासकर हिंदू धर्म के जो पवित्र स्थानों में से एक है, यहाँ पे एक से एक मंदिर, एक से एक ठीक है मूर्ति, तो वैसे मंदिरों मूर्तियों को यहाँ पे लूटा गया, तोड़ा गया, ठीक है, सब चीज़ यहाँ पे किया गया। 1400 में जाएगा ये वापस, देखिए यहाँ पे 1399 से भारत से प्रस्थान कर गया। 1400 में अनातोलिया पर आक्रमण कर देगा। अनातोलिया वर्तमान में तुर्की का जो मध्यवर्ती जो एक प्लेट्यू एरिया है वहाँ पे आक्रमण करेगा। और उसके बाद से जस्ट वहीं पे देखेंगे तो 1402 में अंगोरा के युद्ध में ऑटोमन तुर्कों को भी ये पराजित करेगा। तो ऑटोमन तुर्कों को ये पराजित करेगा। अब यहीं से देखेंगे तो पूरी तरीके से मुस्लिम जो इन्वेजन होगा वहाँ पे चला जाएगा, अर्थात पूर्वी रोमन साम्राज्य पे धीरे धीरे पूरी तरीके से मुस्लिमों का कंट्रोल होना यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ऑटोमन तुर्क भी यहाँ पे सब पराजित हो जाएगा। 1405 में अब चाह रहा था कि भाई अब तो पहुँचेगा, यूरोप तक पहुँच गए, इधर अफ्रीका तक पहुँच गए, अब भारत तक पहुँच गए। तो उसके अब अगला जो नेक्स्ट जो टारगेट था उस समय, ठीक है, चीन में यहाँ पे चल रहा था चिंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी, बड़ा पुरानी, ठीक है, वो भी बहुत ताकतवर डायनेस्टी हुआ करता था सब। तो वो अगली उसकी योजना यही थी कि भाई चीन का यहाँ पे अभियान करना। लेकिन 19 फरवरी 1405 को, ठीक है, एक बहुत ही खराब युग का यहाँ पे अंत हो गया। तैमूर की यहाँ पे मृत्यु हो गई। माना गया कि हल्का फुल्का इसको, ठीक है, ज्वर आया हुआ था, बुखार आया था, बेचारा उसी में ये निपट गया। अब इसका जो मकबरा है वर्तमान में उज्बेकिस्तान के समरकंद में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान के समरकंद में स्थित है। ये है पूरा का पूरा तैमूर लंग की क्रूरता की कहानी। आगे चल के देखिए मुगल वंश की स्थापना होगा। बाबर को तैमूर का ही वंशज माना जाता है, क्योंकि बाबर की माँ का जो संबंध, ठीक है, अपने मंगोलों से जोड़ता है और उसके पिता का संबंध, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तैमूर लंग से जोड़ता है। तो लेकिन मुगलों ने हमेशा ही अपने आप को तैमूर लंग का वंशज ही, ठीक है, मतलब बोलने में ज़्यादा लोग अपने आप को, ठीक है, अच्छा फील करते थे। तैमूर के आक्रमण का देखिए प्रभाव क्या क्या हुआ। सबसे पहले सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए भारतीय कला का विनाश किया गया, बड़े बड़े मंदिर हो गया,
इमारत हो गया, सबको नष्ट कर दिया गया। मध्य एशिया में भारतीय कला को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ले जाया गया, क्योंकि जो भी देखिए कलाकार वगैरह थे ना, मैंने भारतीय जो कलाकार थे सबको उठा उठा के ले गया। समरकंद में भी वर्तमान में जमा मस्जिद इन्हीं भारतीय कलाकारों के द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा वहाँ पे बनाया गया। स्मिथ ने इस संदर्भ में कहा है कि तैमूर सभी कुशल, ठीक है, कारीगरों को अपनी राजधानी ले गया और वहाँ जाकर ज़बरदस्ती कोड़े मार मार के उन सबसे काम करवाया। भारत आया हुआ था, देख के पगला गया कि देखो भारत में एक से एक भव्य मंदिर, ठीक है, मस्जिद सब बना हुआ है, तो हमें भी जाकर बनवाना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत में एक गणराज्य भी स्थापित हुआ, जिसे, ठीक है, गुजरात, मालवा, जौनपुर, ठीक है, इसके अलावा बंगला हो गया, खानदेश, बहमनी राज्य, विजयनगर, इन सारे क्षेत्रों में देखेंगे तो साहित्य और कला की उन्नति भी होगी। और सारे क्षेत्र तब तक ही आज़ाद हो जाएंगे तब तक जब तक, ठीक है, अकबर का पूरी तरीके से साम्राज्य विस्तार नहीं होगा। तो क्षेत्रीय शक्तियों का कुल मिला के यहाँ पे उदय हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के कमज़ोर होने के पश्चात। एशिया के साथ भारत का संपर्क पहले से था, अब यहाँ पे संपर्क और अधिक यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि कल्चरल एक्टिविटी को भी पूरी तरीके से प्रमोशन मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्थिक प्रभाव, इसमें क्या होगा, तो भारत की विशाल संपत्ति को यहाँ पे ले जाया गया। नो डाउट, क्योंकि देखिए भारत की जो संपत्ति थी उस समय देखा जाए, ठीक है, तो हीरे जेवरात तो सब यहाँ पे ले ही जाया गया। लेकिन भारत की सबसे जो खासियत है आज भी है, वो है भारत की मिट्टी, भारत की जलवायु, भारत का मौसम, मानसूनी जलवायु। बहुत सारे अधिक लुटेरा आया, सब ले गया, लेकिन भारत पुनः स्टेबलाइज हो गया। लेकिन सबसे अधिक समस्या होगी अंग्रेजों के समय, जब अंग्रेजों ने आके पुनः इस मेन जो रिसोर्स था, अर्थात पूरी तरीके से भारत की भूमि पे ही यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। तो इसीलिए लुटेरा तो बहुत आया, लेकिन भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे भी देखेंगे तो भारत की विशाल संपत्ति को ले जाया गया, खड़ी फसलों का विनाश किया गया, अनाज की दुकानों को नष्ट कर दिया गया, बीमारी और, ठीक है, अकाल का भी समय आ गया, इतने सारे लोगों को मारा गया, ठीक है, उनको दफनाने के लिए, जलाने के लिए, समझ सकते हैं लाशें सड़ रही थी उसी तरीके से। आप फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना, ठीक है, क्रूरतम घटनाओं में से एक था। उसी तरीके से सामाजिक प्रभाव में बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा मिला गया, क्योंकि एक लूटपाट जो आम तौर पे जो चल रही थी, ये तो होता था। खासकर यहाँ पे देखिए, ठीक है, औरतों को, फिर भारतीय बहु बेटियों को निशाना बनाया जाता था, उनका, ठीक है, रेप हो गया, शोषण हो गया, ये सब आम बात हुआ करता था। तो बाल विवाह प्रथा को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलना शुरू हो जाएगा कि कम ही उम्र में शादी कर देंगे तो कम से कम इस तरह की गतिविधियाँ नहीं होगी, ठीक है, कोई बैचलर हमारे यहाँ रहेगा ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। नरसंहार के कारण देखिए कई हिंदू परिवारों को पुरुष सदस्य के बिना यहाँ पे छोड़ दिया गया। और आज भी देखिए किसी एक फैमिली में अगर पुरुष सदस्य नहीं है तो हमेशा ही उसके लिए, उस परिवार के लिए बहुत चैलेंजिंग फेज होता है। तो आप उस समय सोच सकते हैं आज से लगभग, ठीक है, 800-900 साल पहले इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद से देखिए सामाजिक जीवन पर, ठीक है, इसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारतीय महिलाओं ने तैमूर का नाम जिक्र करके अपने बच्चों को पालना शुरू कर दिया, अर्थात डर दूर हो। जैसे कि बोलते हैं ना, गब्बर मूवी आप लोगों ने देखा होगा, तो गब्बर एक डायलॉग मारता है कि जब दूर दूर तक, 3-4 कोस तक जब कोई बच्चा नहीं सोता है तो उसकी माँ बोलती है सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो कुछ यही हाल था, यही जो डर था, शुरू से ही बच्चे के नाम पे तैमूर तैमूर इतना भर दो कि उसको लगे ही नहीं कि कोई इतना बड़ा आक्रमणकारी था। धार्मिक प्रभाव के रूप में आप समझिए, ठीक है, हिंदुओं पर क्रूरता का आरोप यहाँ पे लगाया गया, अर्थात तैमूर लंग के द्वारा लगाया गया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शत्रुता को भी यहाँ पे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ कई हिंदू मंदिरों के, देखिए, ठीक है, कई हिंदू मंदिरों के विनाश ने हिंदुओं को यहाँ पे नाराज भी किया, क्योंकि बहुत अधिक तोड़ा गया, काटा गया, ठीक है। चूँकि एक मुस्लिम शासक कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि चीज़ें तो एक मुस्लिम के प्रति, ठीक है, एक नफरत का भावना इंस्टेंट यहाँ पे आना तय है, और आज तक ये कहीं न कहीं चल रहा है। राजनीतिक प्रभाव भी देख लीजिए, तुगलक वंश का यहाँ पे फाइनली पतन हो गया। अब यहीं से आपको लिंक करना है कि अब यहीं से दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे विघटन शुरू हो जाएगा। और जो दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश था, उसका जो अंतिम जो शासक था नसरुद्दीन महमूद, जो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड था, अब इसका पतन हो जाएगा। और इसी की जगह देखिएगा तैमूर का पुत्र शाहरुख को भारत के क्षेत्रों का पूरी तरीके से, मैंने आप कह सकते हैं कि सौंप देगा कि भाई तुमको इस क्षेत्रों का पूरा रेवेन्यू तुमको कलेक्ट करना है। अब इस तैमूर के पुत्र शाहरुख की सहायता के लिए खिज्र खान को, जो इसको दीपालपुर हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया का उसको सूबेदार बनाया गया था, यही खिज्र खां था।
अब यही खिज्र खां आगे चल के जब जैसे उधर तैमूर लंग की यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी या फिर ये कमज़ोर पड़ जाएगा तैमूर लंग, तो खिज्र खां अपने आप को पूरी तरीके से तैमूर लंग के वंशजों से सेपरेट कर लेगा और वहीं पे एक पहली बार नया वंश अर्थात सिया वंश की स्थापना करेगा। ध्यान रखिएगा, सिया वंश की स्थापना करेगा जिसको बोला गया सैयद वंश। अब यही बाबर के आक्रमण के लिए भारत की सैन्य कमजोरी और मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब अगला देखेंगे तो लगभग 1525-26 में, ठीक है, आगे चल के इसी तैमूर लंग के वंशजों का, ठीक है, या उसकी पीढ़ी के रूप में समझ सकते हैं, बाबर आएगा और भारत में आके, ठीक है, वो पूरी तरीके से अटैक करेगा। उसके बाद से मुगल काल यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला जो क्लास हम लोगों का रहेगा पूरा का पूरा इन सैयद वंश के बारे में जानेंगे। उसके बाद अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का जो वंश होगा वो जाएगा लोधी वंश। तो महज अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, पूरा पूरा दिल्ली सल्तनत अब कंप्लीट होने को है। तो ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करना जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।